तो नमस्कार कैंडिडेट्स, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं स्कैब रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। और आज का जो प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूँ दैट इज़ अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम मुझे डेहरी से एक बच्चे ने पूछा है, शायद कहीं जहाँ भी कोचिंग कर रहा है, लेकिन शायद उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट माइट बी पॉसिबली क्लियर बहुत नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा है, तो मुझे लगा कि आपके सामने रख देना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन इस ड्यूरेशन में मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन सभी के का वीडियो लेक्चर बनाना मेरे लिए भी प्रॉब्लमिस्टिक है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। और इसके लिए लेकिन जिन बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं हमारी टीम उनको रिवर्ट करती है आंसर्स के साथ, पहले ही बता चुका हूँ मैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके सामने इस ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से प्रेजेंट करता हूँ, जिससे कि एक ओवरऑल व्यू या पिक्चर मिल सके कि स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन क्या है आज के ज़माने में किसी भी इंजीनियरिंग एस्पायरेंट का। मैं मेडिकल भी कह सकता हूँ, लेकिन शायद मेडिकल में इतना लेवल हाई नहीं होता है, थोड़ा सा कम रह जाता है। ठीक है, उसकी अलग सीरीज चलती है, वो एक अलग पैरामीटर है, अलग एक उसका लेवल है। फिलहाल जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ये क्वेश्चन आप मान के चलिए जेईई मेंस का ही है, एडवांस लेवल का नहीं है। ठीक है, और माइट बी पॉसिबल एक बीच का ब्रिज है जो मेंस और एडवांस के बीच में जो क्वेश्चन का लेवल होता है, माइट बी पॉसिबल कि एडवांस लेवल में पूछा सकता है ये, और मेंस लेवल का ही, दोनों का मिला जुला एक कह सकते हैं, एक बीच का ट्रांजिशन फेज वाला क्वेश्चन है ये। और इस एक क्वेश्चन को करने से मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन पर। क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसके अक्रॉस एक कॉइल कनेक्टेड है। ये कॉइल जो है ये मैग्नेटिक कोर से बंधी हुई है, और ये इस मैग्नेटिक कोर में इस तरह से एक फ्लक्चुएटिंग एलिमेंट है। बेसिकली इस तरह के एलिमेंट ट्रांसड्यूसर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक इस कॉइल के बनने से इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड से इस एलिमेंट का डिफ्लेक्शन हो रहा है। मान के चलिए पहले पोजीशन बी पे था, जिसमें कि कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। बाद में जब इसमें करंट इंड्यूस हुआ और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसके मैग्नेटिक फोर्स के प्रभाव से ये जो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये डिफ्लेक्ट हुआ। कितना है? थीटा एम एंगल, दैट इज द पोजीशन इसमें कि टॉर्क ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट द इंडक्टेंस वेरीज एज एल इक्वल्स टू एल कॉस 2 थीटा। ये गिवन है कि इंडक्टेंस इस तरीके से वेरी कर रहा है इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डेविएशन से। रिलेशन में उसका कैसा है, क्योंकि सिस्टम में क्या है, द कॉइल इज वाउंडेड अराउंड अ मैग्नेटिक कोर कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। ये पोटेंशियल सोर्स कनेक्टेड है। द फेरो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फेरोमैग्नेटिक रोटर experiences a torque urging it towards a region where magnetic field is stronger। ठीक है, तो ये इस तरह से ये डिफ्लेक्शन क्यों होगा? ये डिफ्लेक्शन उस डायरेक्शन में होगा जहां रिलेक्टेंस जीरो या मिनिमम से मिनिमम हो। रिलेक्टेंस मतलब एक तरीके का इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, वो रिलेक्टेंस जो है वो मिनिमम हो, मतलब रेजिस्टेंस में मिनिमम हो, और जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होगी। तो बेसिकली कहा गया है कि ये फेरोमैग्नेटिक रोटर एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क अर्जिंग इट टुवर्ड्स अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा उसी डायरेक्शन में हमारा ये जो मटेरियल है वो घूम जाएगा। हमने मान के चले इस तरह से घूम गया है, वो एक डिफ्लेक्शन एंगल थीटा एम है। तो ये हमारा थीटा एम क्या हो गया, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडक्टेंस जो है उसका एक वेरिएशन दिया है इसी थीटा एम डिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग उसके रिलेशन में। वो इंडक्टेंस का वो रिलेशन क्या है, एल इक्वल्स टू एल कॉस 2 थीटा एम। तो इंडक्टेंस इस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ जुड़ा हुआ है या उसके रिलेशन में है। तो एल इक्वल्स टू एल कॉस 2 थीटा एम, ये हमारा दिस पैरामीटर इज गिवन, ये हमारा गिवन। ठीक है, ये जनरल चीज है, ये दोनों क्वेश्चंस के लिए। इसके अंदर 2 सब पार्ट है, दोनों के लिए ये चीज दी है। दूसरा क्या कहता है, उसके अलावा करना क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिराइव अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द रोटर। इस रोटर के द्वारा जो टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाएगा उसका एक रिलेशन आपको निकालना है। द टॉर्क डिराइव अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय दैट रोटर।
व्हाट इज रोटर, दिस इज रोटर, क्योंकि ये घूम रहा है इसलिए दिस इज रोटर, बिकॉज दिस इज द मूविंग एलिमेंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क निकालना है। द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज द एवरेज टॉर्क ओवर अ साइकिल व्हेन द रोटर, द सेकेंड क्वेश्चन इज, हम दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द एवरेज टॉर्क ओवर अ साइकिल when the rotor has a constant angular velocity of omega radians per second। ये constant angular velocity दी है, तब हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है ओवर अ साइकिल, और करंट जब वेरी करे, ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। तो दोबारा क्वेश्चन क्या है, एवरेज टॉर्क कैलकुलेशन ओवर अ साइकिल व्हेन द रोटर हैज अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड करंट वेरीज एज Im cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब ये हम डेल्टा मान के चलिए, वो फेज शिफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको फाइंड क्या करना है कि एवरेज टॉर्क ओवर अ साइकिल जब रोटर की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड है, और करंट जो वेरी कर रहा है, दैट इज द करंट यहाँ वेरी जो कर रहा है वो Im cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज अवर क्वेश्चन। मैं हट जाता हूँ, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की दोनों की लिमिटेशन है। वीडियो का साइज लिमिट करना पड़ता है कि इस साइज के अंदर वीडियो को हमें बना के खत्म करना है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले हमें क्या करना था, फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। हम बेसिक अपना एक एक्सप्रेशन जानते हैं, टॉर्क का क्या होता है इंडक्टेंस केस में, टॉर्क का वेरिएशन हाफ एल आई स्क्वायर। देखिए दिस इज द थिंग, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, लेकिन चूंकि यहाँ पे इंडक्टेंस वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द एंगल थीटा, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दिया हुआ है कि जो आपका ये वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू, इंडक्टेंस वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमने हाफ इसका एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया, दैट एक्सप्रेशन गोज टू हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। ठीक है, ये बहुत सी चीजों में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप आपने। ओके, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, मैंने देखा जो टाउ इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर आप जानते थे पहले से, लेकिन चूंकि इंडक्टेंस यहाँ वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस रोटर, तो हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। ये फॉर्मूला आपने इससे पहले भी कई बार इंड्यूस किया होगा, जहां रोटेटिंग एलिमेंट होगा और जहां इंडक्टेंस का वेरिएशन या इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटर। तो ऑब्वियस ही बात है, एल के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो एल की क्वांटिटी एल कॉस टू थीटा में रख दिया। एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आपको जानने की जरूरत है कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला या डी बाई डी थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो हमने सिंपल लगा दिया, अपना सिंपल डिफरेंशिएशन किया। सिंपल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा जो आउटपुट आया, ये आप पहली बार देख सकते हैं क्या आया, क्योंकि डी बाई डी थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो कैमरा में आपको चेंज कर देता हूं, तो डी बाई डी थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इसी के पैटर्न पे हमने जब इसको लगाया, तो सिंपल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा माइनस आई स्क्वायर एल साइन टू थीटा आ गया, और थीटा को हमने थीटा एम लिख दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना था, थीटा एम था। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क आ गया। ये एक इजी पैरामीटर था जो जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो गया। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, एवरेज टॉर्क ओवर अ साइकिल व्हेन द रोटर हैज अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रोटर की दी हुई है, तब और साथ साथ में करंट का वेरिएशन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द एंगुलर वेलोसिटी। जब ये दिया हुआ है, तब हमें निकालना है एवरेज टॉर्क। यहाँ पे दिस इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर, यहाँ पे थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा कैसे इसको करना है। तो पहला तो इजी था कि हमने एवरेज अपना जनरल एक्सप्रेशन टॉर्क करके कैलकुलेट करना था, बस एक छोटा सिंपल चेंज किया हमने, क्योंकि तो हम देख सकते हैं पहले केस में हमने क्या किया, सिंपल चूंकि एल का एक्सप्रेशन दिया हुआ था थीटा के वेरिएशन के रिस्पेक्ट में, तो हमने अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया, हाफ एल आई स्क्वायर जब तक पढ़ते हुए आए हैं उसको हाफ एल आई स्क्वायर डी एल बाई डी कर दिया, और सिंपल एल का टर्म रख दिया यहाँ पर, एल को इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। सिंपल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा लगा दिया, सिंपल एक्सप्रेशन टाउ का निकल आया, दैट इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द रोटर, दैट इज जनरल एक्सप्रेशन।
सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन इज एवरेज टॉर्क कैलकुलेशन ओवर साइकिल जब एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है और करंट का वेरिएशन दिया हुआ Im cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा दिया हुआ है। ये सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे। क्या इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस अगर अपने इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो ओमेगा टी की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो थीटा से रिप्लेस हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या हो डिस्प्लेसमेंट हमारा थीटा पता है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी हुई है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, दैट इज ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। तो सिंपल इस फॉर्मूले से हमारा थीटा निकल आएगा, पहले टर्म में तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल ओमेगा टी को रिप्लेस कर देंगे थीटा से, तो इस चीज में तो हम क्लियर हो जाएंगे। पहले रिलेशन में हमें सबसे पहले यही कर देना, इक्वेशन चेंज होकर क्या आएगी हमारी Im cos थीटा प्लस डेल्टा। हमारी ये इक्वेशन रिड्यूस होके इस इक्वेशन में बदल गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पूछा गया है एवरेज टॉर्क कैलकुलेशन ओवर अ साइकिल। तो ओवर अ साइकिल का एवरेज टॉर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने ये लिख रखा है। बहुत से लोगों को हो सकता है इसमें ना इसका आइडिया हो। जब हम आरएमएस वैल्यू करंट की हम फाइंड करते थे, जब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की फाइंड करते थे, उसमें ये एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फाइंड करते थे ओवर अ साइकिल इन एसी सर्किट, तो वहां पे इस तरह के फॉर्मूले कैलकुलेशन के बीच में आते थे। ठीक है, तो आप किसी भी जनरल फिजिक्स की बुक में देख लेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट में जो भी कभी भी किसी एवरेज पावर कैलकुलेशन या करंट कैलकुलेशन, उसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एवरेज चूंकि ओवर साइकिल करना है, इसलिए एवरेज टॉर्क इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई। साइकिल कितनी होती है, साइकिल कितने की होती है, अगर हम साइकिल की बात करें, दिस साइकिल इज 0 से पाई दिस एंड दैट इज 2 पाई। ठीक है, ओवर अ साइकिल कितनी हुई 2 पाई। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस ओवर अ साइकिल 1/2 पाई into 0 to 2 pi tau d theta. Why it is 1/2 pi? Because we have to calculate the average. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। हम जितने भी करंट का डेरिवेशन रूट में स्क्वायर वैल्यू का कैलकुलेशन करते थे या एवरेज पावर या करंट का कैलकुलेशन करते थे, वहां भी सेम फंडा लगाते थे। टाउ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके थे, उठा के हमने यहाँ पर दैट टाउ हैज बीन पुटेड हियर। तो ये जो हमने अपना टाउ की वैल्यू निकाली थी, उठा के यहाँ से हमने इसमें यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है, जब प्लेस की तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसको यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का शॉर्टेज पड़ गया है, तो मैंने इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर दिया है। आप जब इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 फॉर्मूलेज का यूज इसमें आएगा बेसिकली। वो तीन फॉर्मूलेज मैंने लिस्ट कर दिए यहाँ पर। पहला फॉर्मूला ये आएगा, इसका यूज होगा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल cos 2 थीटा। इसके दो होते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 का यूज आएगा, क्योंकि हमारे पास कोसाइन का टर्म स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला डिड्यूस कर लिया था। दूसरा एक टर्म जब सॉल्व करेंगे तो एक दूसरा टर्म आएगा sin a माइनस sin b वाला। ठीक है, जब ये वैल्यू रिड्यूस होगी, एक्चुअल में हमारे पास जो टर्म आएगा वो आएगा cos और sin में। तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी cos थीटा इंटू साइन थीटा, जो भी आपकी जो वैल्यू जो एंगल की यहाँ आएगी और यहाँ जो एंगल वैल्यू आएगी, तो साइन और cos का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आपको उसको sin a माइनस sin b में तोड़ना पड़ेगा, उसको sin a माइनस sin b के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। और फाइनली आपको इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। एक्चुअली प्लस सी भी होता है कांस्टेंट के टर्म में, मैंने लिखा नहीं है, चाहे तो प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दी नहीं है इससे कांस्टेंट सी की वैल्यू निकल सके, इसलिए मैंने cos सी जोड़ा नहीं है। वैसे इंटीग्रेशन जब करते हैं तो हमेशा क्या होता है, कुछ कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं एडिशन में। तो यहाँ ये 3 फॉर्मूलाज का यूज आएगा, उससे ये चीज डिड्यूस होके फाइनली इसमें ये आपका दिस इज द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो इंटीग्रल को यहाँ तक लाने इतना आसान काम नहीं है, आप प्रैक्टिस करिएगा। मैंने इन फॉर्मूलों को हिंट के तौर पे दे रखा है। ये तीनों फॉर्मूले आप देखिए कहीं ना कहीं लग रहे होंगे, और जब तीनों फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करने के बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट यू कैन गेट दिस इज फाइनल आंसर 1/4 Im स्क्वायर L इंटू साइन 2 डेल्टा। दिस यू विल गेट दिस आंसर। लेकिन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके यहाँ तक लाना, मैं फिर कह रहा हूँ, इज नॉट एन इजी टास्क। मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन 3 फॉर्मूले से आपको हिंट के फॉर्म में दिए। ये तीनों फॉर्मूले यूज होंगे और तीनों फॉर्म से यूज होकर यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत होगी, बस डिपेंड करता है कि आप इन तीनों फॉर्मूलों का एप्लीकेशन सही जगह पे कर लीजिएगा। मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी रिड्यूस कर रखा है इसके लिए। ठीक है, और जब सॉल्व किया तो डिडक्शन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आया दैट विल बी 1/4 इज इक्वल टू 0.25। उसी को हमने इसको रिजॉल्व कर दिया।
तो इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि ये जो आपका क्वेश्चन था दैट इज मोर ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन जेई मेंस एंड एडवांस, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई फॉर्मूलाज जो हैं वो एक साथ उसमें यूज में आ रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन जो है वो एडवांस लेवल को ही रीच कर जाए। अगर मुझे अपने टर्मिनोलॉजी में कहना पड़े या मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में इसको एग्जिबिट करूँ तो मुझे लग रहा है कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन उस लेवल तक का नहीं है, क्योंकि इसमें टॉर्क का जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क आसानी से कैलकुलेट हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट तक आने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत होगी या दिक्कत हुई होगी। ये जनरल फार्मूला है। अगर इस फार्मूले में कोई भी टर्म इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में या किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में आता है तो ऑब्वियस बात हम उसको उस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरे में थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है हमें कि हमें एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है और करंट जो वेरी कर रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। क्योंकि हमने आरएमएस वैल्यू की कैलकुलेशन में एसी में ऑलरेडी इस चीज़ को देख रखा है कि कैसे एवरेज वैल्यू निकालते हैं, चाहे पावर में निकालते हैं तब भी करते थे, क्योंकि ओवरऑल साइकिल 2 पाई रहता है एसी का, इसलिए हमने एवरेज 1/2 पाई को 0 से 2 पाई साइकिल तक चलाया है और साथ में टाउ की वैल्यू रख दी उठाकर। उसके बाद सारा जो दारोमदार है इस क्वेश्चन के कॉम्प्लेक्स होने का वो इन 3 फॉर्मूलाज पे है या इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में चूंकि थोड़ा समय लग रहा है और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है और 3 फॉर्मूले इसमें यूज आ रहे हैं 1, 2, 3, तो माइट बी पॉसिबल कि इसको हायर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की श्रेणी में रखा जा सकता है। बहरहाल क्वेश्चन इतना मुश्किल भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चले तो क्वेश्चन हमारे लिए एक ठीक ही ठाक है, जो मतलब किसी भी एक एवरेज पर्सन को सोच सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि जो लोग IIT एस्पायरेंट जो इस समय देंगे नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव सेशन में, तो उसमें वो जो है सक्सीड करें। और हम लोग इस प्रयास में हमेशा हैं कि ऐसे बच्चों को जो एम्बिशन के साथ जो पढ़ना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आज टेंडेंसी बन गई है एक टाइम पास की भी, कि एक ग्लैमर है कि मैं IIT JEE की कोचिंग कर रहा हूँ। दैट्स नन ऑफ द इशू। या आप अपने जीवन के साथ ही इसको गलत कर रहे हैं। जो बंदा वाकई में एंथुसियास्टिकली इस चीज़ के बारे में इतना अर्ज है कि उसको करना है, उसके लिए हम उसके असिस्टेंस देने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं, हमारी टीम तत्पर है इस चीज़ के लिए। और इसी के साथ वीडियो में एंड करता हूँ। थैंक यू।